हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है ऑडियल बाय इनोसेंस। दरअसल ये एक मिनी सीरीज है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इस सीरीज का टोटल ड्यूरेशन 3 घंटे का है, इसलिए आपको इसकी पूरी कहानी सिर्फ एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम क्रिस्टीन नाम की एक मेड को देखते हैं जो कि काफी जोर से चिल्ला रही थी। इसे सुन उस घर का मालिक चार्ल्स आर्गेली आता है और देखता है कि उस घर की मालकिन यानी चार्ल्स की वाइफ रेचल का किसी ने मर्डर कर दिया है और उसकी डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है। आगे चार्ल्स क्रिस्टीन को चुप कराने लगता है और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। आगे पुलिस आकर रेचल की बॉडी को ले जाती है। दरअसल ये समय सन 1954 का था और रेचल का कत्ल आज क्रिसमस ईव की पार्टी के बाद हुआ था। इधर डिटेक्टिव को एक विस्की रिटेनर मिलता है जिसमें रेचल का ब्लड लगा हुआ था, मतलब किलर ने रेचल को मारने के लिए इसी मर्डर वेपन का यूज किया होगा। नेक्स्ट सीन में रेचल के अडॉप्टेड बेटे जैक का फिंगरप्रिंट लिया जाता है क्योंकि जैक अपनी मदर रेचल से नफरत करता था और उसी पर सारा शक होता है। जैक अपने फादर को बताता है कि मैं बेकसूर हूँ। जिस रात मॉम का मर्डर हुआ था उस वक्त मैं बाहर था और वहाँ मैंने एक आदमी से उसकी गाड़ी में लिफ्ट मांगी थी। ऐसा कहकर जैक उस आदमी का पूरा हुलिया बता देता है, पर जैक के फादर कहते हैं कि क्या तुम उसका नाम जानते हो। जैक कहता है कि मैंने उसका नाम नहीं पूछा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आगे चलकर ऐसा कुछ होने वाला है। तब चार्ल्स अफसोस में कहता है, तुमने अपनी पूरी जिंदगी बहुत सारी मुसीबतें खड़ी की हैं और तुम्हें कभी भी उन मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा था, पर इस बार तुम्हारा इस मुसीबत से निकलना नामुमकिन है। तब जैक कहता है कि मैंने अपनी मॉम को नहीं मारा है, आप प्लीज उस आदमी को ढूंढो जिसे उस रात में मिला था और तभी मेरी बेगुनाही साबित होगी। तब चार्ल्स वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे जैक की बातों पर यकीन नहीं था। आगे एक आदमी चार्ल्स के पास आकर बताता है कि आपके बेटे जैक का फिंगरप्रिंट मर्डर वेपन से मैच हो गया है। ऐसा कहकर वो चला जाता है। इसके बाद चार्ल्स जैक से बात करता है और बताता है कि तुम्हारी मॉम के ब्लड के साथ तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच हो गया है। इसे सुन जैक पागलों की तरह हंसने लगता है और जैक की हंसी के साथ सीन ब्लैंक हो जाता है। आगे हम एक फ्यूनरल देख पाते हैं। इस फ्यूनरल में जैक के सभी सिबलिंग्स आई थी और इधर जैक के फादर को अफसोस था कि जैक उन्हें कभी समझ नहीं पाया। अब हमें पता चलता है कि असल में जैक की मौत हो गई थी और ये उसी का फ्यूनरल था। जैक की मौत का कारण हमें आगे पता चलेगा। आगे जैक के कॉफिन को सील किया जाता है और तभी फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि रेचल अपने अडॉप्टेड बच्चे माइकल और टीना को मैरी, हेस्टर और जैक से इंट्रोड्यूस कराती है। दरअसल रेचल ने इन सभी बच्चों को अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था। आगे समय बीतता है और अब सभी बच्चे बड़े हो चुके थे। इधर एक फोटोशूट के दौरान जैक अपनी मॉम के पीछे खड़ा था और उसने अपनी मॉम को ऐसे पकड़ रखा था कि जैसे वो उसका गला दबा रहा हो। अब कहानी 18 महीने आगे शिफ्ट होती है। इधर हम ग्वेंडा नाम की एक लेडी को देख पाती हैं। दरअसल ग्वेंडा बहुत जल्द चार्ल्स से शादी करने वाली है और रेचल की मौत के बाद ग्वेंडा ही उसके घर की मालकिन है। ग्वेंडा कमरे में हेस्टर को ढूंढने लगती है। हेस्टर रेचल की ही अडॉप्टेड बेटी है। तभी इधर ग्वेंडा की नजर रेचल की पेंटिंग पर जाती है। इसे देख ग्वेंडा कहती है कि तुम्हें मुस्कुराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब ये मेरा घर है। नेक्स्ट सीन में ग्वेंडा हेस्टर के साथ घर के बाहर निकलती है और उसे एक कार में बिठाती है। इस कार में टीना आर्गेली यानी रेचल की तीसरी अडॉप्टेड बेटी पहले से ही मौजूद थी। इन दोनों का इधर ग्वेंडा के साथ कहीं जाने का मूड नहीं था। दरअसल घर में कोई ग्वेंडा को पसंद नहीं करता और आज रात ग्वेंडा की चार्ल्स के साथ एंगेजमेंट है, इसीलिए ग्वेंडा इन्हें अपने साथ वेडिंग ड्रेस खरीदने ले जाती है। इसके बाद सीन एक अनजान आदमी पर आता है। उस आदमी के हाथ में चोट लगी हुई थी जिसे वो हैंकी से कवर कर लेता है और कहीं जाने के लिए रास्ते में एक बस लेता है। इसके बाद सीन माइकल पर आता है जो कि रेचल का आखिरी अडॉप्टेड बेटा था। माइकल कई सालों बाद अपने घर वापस लौटा था, इसलिए उसे देखते ही क्रिस्टीन गले लगा लेती है। पर इतने में ही वहाँ पर माइकल का जीजा फिलिप आता है। फिलिप के पैर एक एक्सीडेंट में जा चुके थे, इसलिए वो व्हील चेयर में चलता था। इधर फिलिप माइकल के आते ही उसके साथ काफी रूडली बातें करता है, पर तभी वहाँ पर फिलिप की वाइफ मैरी आ जाती है और वो फिलिप की बात काटते हुए अपने भाई माइकल को उसके साथ ऊपर ले चलती है। इधर एक कमरे में मैरी माइकल को कहती है कि मैं हमारे डैड की शादी से खुश नहीं हूँ, वो ग्वेंडा हमारे घर पर कब्जा कर लेगी, हमें किसी तरह से ये सब रोकना होगा। पर माइकल को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मैरी की मदद करने से साफ साफ मना कर देता है।
आगे सीढ़ियों में माइकल से उसके डैड मिलती हैं और वो माइकल से कहते हैं कि इस घर में कोई नहीं चाहता कि ग्वेंडा और मेरी शादी हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? तो माइकल कहता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। तो चार्ल्स माइकल को गले लगाता है और दूसरे रूम में चला जाता है। दरअसल माइकल अपने डैड से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो हमेशा उन्हें खुश देखना चाहता था। आगे चार्ल्स को दिखाती हैं, जिसे दूसरे कमरे में जाते ही एक फ्लैशबैक आता है और इसमें वो रैचल को देखता है। इधर रैचल चार्ल्स को उसके अडॉप्टेड बच्चों से इंट्रोड्यूस कराती है और ये सीन इधर ही एंड हो जाता है। अब सीन सीधा हॉल पर आता है। यहाँ वह तीनों शॉपिंग करके लौट चुकी थी। इधर हेस्टर माइकल को देखती ही उसके पास बढ़ती है, पर तभी अचानक से डोरबेल रिंग होती है और चार्ल्स हेस्टर को माइकल को गले लगाने से पहले दरवाजा खोलने को कहता है। ग्वेंडा कहती है कि ये जरूर म्यूजिशियन होगा, पर आज ये काफी ज्यादा जल्दी आ गया है। लेकिन जब हीस्टर दरवाजा खोलती है तो बाहर वो अनजान आदमी खड़ा था। वो आदमी बताता है कि मैं कोई म्यूजिशियन नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम डॉक्टर आर्थर कैलगोरे है और मैं यहाँ जैक के केस के बारे में कुछ बताने आया हूँ। इसे सुन सभी शॉक्ड रह जाती हैं। इसके बाद मिस्टर चार्ल्स आर्थर को कमरे में अकेले बुलाता है। इधर आर्थर जैक की न्यूज वाला न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है कि जैसे ही मुझे ये खबर मिली मैं यहाँ आ गया। एक्चुअली सन 1954 की क्रिसमस की रात मुझे ये आदमी रास्ते में मिला था और इसी ने मेरी गाड़ी रुकवा कर मुझसे लिफ्ट मांगी थी। उस वक्त मैं एक क्रिसमस पार्टी के लिए बहुत लेट हो चुका था, पर फिर भी मैंने उसे एक लोकल सिटी तक लिफ्ट दी थी और जिस टाइम ये मेरी गाड़ी से उतरा था उस समय 9 बज रहे थे और न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आपकी वाइफ का मर्डर भी 9 बजे ही हुआ था। इसका मतलब आपका बेटा जैक बेगुनाह है, क्योंकि वो उस वक्त मेरे साथ मेरी गाड़ी में था। तो चार्ल्स कहता है कि तुमने ये बात तब क्यों नहीं बताई जब जैक जेल में था, अब तुम काफी ज्यादा लेट हो। तब आर्थर कहता है कि उस क्रिसमस नाइट के बाद मुझे अगले ही दिन आर्टिक बुला लिया गया। उधर हमारा एक रिसर्च स्टेशन था, इसलिए वहाँ पर मुझे इस मर्डर से रिलेटेड कोई खबर या रेडियो में इस बारे में सुनने को नहीं मिला और अचानक से 1.5 साल बाद मुझे ये सब पता चला, इसलिए मैं इधर आ गया। तो दोस्तों, उस रात जैक को जिसने लिफ्ट दी थी वो आर्थर ही था और जैक मरते से मैं अपने फादर चार्ल्स को सच बता रहा था। प्रेजेंट में चार्ल्स कहता है कि मैं एक बार फिर कहूंगा कि तुम बहुत लेट हो गए हो, क्योंकि अब जैक मर चुका है। इससे पहले कि वो कोर्ट जाकर ट्रायल दे पाता, उसे चीफ इंस्पेक्टर ने पीट कर गलती से उसका मर्डर कर दिया। तो इसे सुन आर्थर को यकीन नहीं होता। वो ऐसा सोचकर आया था कि जैक अब भी जेल के अंदर जिंदा होगा और उसके बयान से जैक जेल से छूट जाएगा। इस खबर को सुन आर्थर रोने लगता है। तभी जैक के फादर कहते हैं कि जो हो चुका उसे हम बदल नहीं सकते, काश जैक की आत्मा को शांति मिले। ऐसा कहकर चार्ल्स आर्थर को कमरे से बाहर लाता है और बाहर का रास्ता दिखाता है। यहाँ आर्थर को काफी रिग्रेट था कि उसकी वजह से एक जान चली गई, पर चार्ल्स इस केस को भूल जाना चाहता था, इसलिए वो आर्थर से कहता है कि अब यहाँ से जाओ और दोबारा कभी लौटकर मत आना। आर्थर के जाने के बाद चार्ल्स सभी को बताता है कि वो आदमी भी यहाँ बाकी लोगों की तरह न्यूज़पेपर पढ़कर आया था, उसे मर्डर के बारे में कुछ भी नया नहीं पता। ग्वेंडा चार्ल्स के पास जाकर कहती है कि आखिर कितने लोग यहाँ बार बार आकर हमें इसी तरह परेशान करते रहेंगे। चार्ल्स कहता है कि अब घबराने की कोई बात नहीं, हमें उसे बुलाकर अपने काम में लग जाना चाहिए। तो इसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाती हैं। पर फिलिप को कुछ अजीब लग रहा था और वो माइकल से कहता है कि आखिर इतने साल बाद भी कोई इस बारे में बात करने क्यों आएगा। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी घटना कल की बीती हुई हो। तो इस पर माइकल कुछ नहीं बोलता और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रैचल अपने सभी बच्चों को पढ़ा रही थी और तभी रैचल माइकल को खड़ा करती है, क्योंकि माइकल एक वर्ड को अच्छे से बोल नहीं पा रहा था। माइकल अपने दाएं हाथ को छिपाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख रैचल उसका हाथ बाहर निकालती है और देखती है कि माइकल के हाथ पर कट था, जिसे उसने खुद से एक कंपास से बनाया था। दरअसल माइकल को खुद को स्टैब करने की आदत थी। रैचल क्रिस्टीन को बुलाती है और क्रिस्टीन माइकल को दवाई लगाने ले चलती है। अब प्रेजेंट में सीन आर्थर पर आता है। आर्थर वहीं पास के एक होटल में जाकर जैक के बारे में सोच रहा था और यहाँ ये सीन कट होकर माइकल और हेस्टर पर आता है। इधर हेस्टर माइकल को कह रही थी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जैक बेकसूर हो और उस आदमी को जैक के बारे में कुछ ऐसा पता था जिसे वो बताने इधर इतने सालों बाद आया हो। तो माइकल कहता है कि वो आदमी झूठ भी बोल सकता है।
ऐसा कहकर माइकल वहाँ से चला जाता है। माइकल के जाते ही हेस्टर को अपनी मॉम के बारे में कुछ याद आता है और इसे याद करते ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाती हैं, जिससे हमें समझ आता है कि हेस्टर अपनी मॉम रैचल से नफरत करती थी। वही सीन आर्थर पर आता है जो बेड में सो गया था, लेकिन जैसे ही वो उठता है उसके सामने माइकल बैठा था। आर्थर डर जाता है पर माइकल उसे शांत कराता है और उसके सामने बैठकर उसे वही कहानी पूरी डिटेल के साथ सुनाने को कहता है जो उसने उसके फादर को बताई थी। आर्थर बताता है कि वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी माइकल बीच में बोलता है कि गाड़ी बड़ी थी या छोटी थी या मीडियम थी, मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। आर्थर कहता है कि वो गाड़ी बड़ी थी। माइकल पूछता है अच्छा फिर वो गाड़ी अभी किधर है। आर्थर कहता है कि अब वो मेरे पास नहीं है, तो माइकल उसे आगे बताने को कहता है। तो आर्थर माइकल को भी सेम स्टोरी सुनाता है। तब माइकल कहता है कि तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, वो किधर है। आर्थर बताता है कि वो लाइसेंस आते वक्त आर्टिक में कहीं खो गया। तब माइकल कहता है शायद उसे पेंगुइन्स खा गए होंगे। आर्थर बोलता है कि पेंगुइन्स आर्टिक में नहीं होते, साउथर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। शायद तुम मुझे बातों से भटकाने की कोशिश कर रहे हो। तो माइकल वहाँ से उठता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी पर बिल्कुल यकीन नहीं है। कल तुम यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हो। आगे ग्वेंडा को दिखाती हैं जो तैयार हो रही थी, पर तभी उस कमरे में मैरी आ जाती है। ग्वेंडा मैरी से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम की जगह ले पाऊंगी या नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन हम दोनों फ्रेंड्स की तरह रह सकती हैं। तो मैरी कहती है कि तुम कभी भी उनकी जगह नहीं ले सकती। ग्वेंडा बोलती है कि तुम इस तरह से जताना बंद करो कि तुम अपनी मॉम से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। असल में अगर कोई उससे सबसे ज्यादा नफरत करता था तो वो सिर्फ तुम थी। ऐसा कहकर ग्वेंडा चली जाती है और अब मैरी को वो दिन याद आता है जब उसकी फिलिप से शादी हुई थी। मैरी और उसके सिबलिंग्स यहाँ एक दूसरे के साथ गार्डन में काफी एंजॉय कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर उनकी मदर रैचल आ जाती है और मैरी को बुलाकर कहती है कि वहाँ हॉल में गेस्ट आए हैं और तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो। ऐसा कहकर वो मैरी को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद जैक पीठ पीछे रैचल को मारने की बात करता है क्योंकि रैचल ने उन सभी की लाइफ कंट्रोल कर रखी हुई थी और वह सभी उससे नफरत करते थे। अब प्रेजेंट में फिलिप आर्थर से मिलने उसके होटल पहुँचता है। यहाँ फिलिप आर्थर को कुछ बताना चाहता था। आगे ये दोनों डिनर करती हैं। इधर फिलिप बताता है कि मैं फौज में एक लेफ्टिनेंट था, पर किसी कार एक्सीडेंट में मैंने अपने दोनों पैर खो दिए। तो आर्थर कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। फिलिप बोलता है कि अगर हम किसी तरह न्यूज में तुम्हारे बयान की खबर छपवाकर इस केस को रीओपन करवा देती हैं, तो पुलिस को इस पूरी फैमिली पर शक हो जाएगा, बस मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं व्हील चेयर के बगैर कहीं चल भी नहीं सकता। सोचो तुम्हारे बस इस बयान से ये केस दोबारा से खुल जाएगा और हमारे घर रोज लॉयर के चक्कर लगेंगे, जिससे परेशान होकर चार्ल्स तुम्हें पैसे देकर इस केस को बंद करवाने को फोर्स करेगा और इसके लिए वो तुम्हें बहुत बड़ा अमाउंट देने को भी तैयार हो जाएगा और वो अमाउंट हम 50-50 कर लेंगे। इसे सुन आर्थर साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकता था और उसे जैक की बेगुनाही सामने लानी थी। पर तभी फिलिप उसके हाथ को पकड़ लेता है और बताता है कि अगर तुमने आर्टिक में काम किया होता तो तुम्हारे फेस का कलर थोड़ा अलग होता, जबकि तुम्हारा फेस हल्का ब्राउन है और चेहरे की चमक बता रही है कि तुम किसी जेल जैसी जगह में रह रही थी। तो इसे सुन आर्थर अचानक से गुस्सा होकर फिलिप को मारने लगता है, पर क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेस था इसलिए आर्थर कुछ नहीं कर पाता। रात के समय ग्वेंडा और चार्ल्स के एंगेजमेंट पर कई सारे गेस्ट आते हैं, लेकिन इधर चार्ल्स के बच्चे चार्ल्स की शादी से खुश नहीं दिख रहे थे। तभी सीन क्रिस्टीन पर आता है। क्रिस्टीन एंगेजमेंट हॉल से निकलकर सीधा घर के बेसमेंट में जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। असल में एंगेजमेंट को देखकर क्रिस्टीन को वो रात याद आ गई थी जब उसकी मैडम का मर्डर हुआ था। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है और इधर दिखाया जाता है कि जब क्रिस्टीन ने रैचल की डेड बॉडी देखी थी तब वहाँ घर में सभी लोग मौजूद थे। यहाँ हेस्टर के कपड़ों में खून लगा हुआ था। मैरी रैचल की मौत से टूट चुकी थी और वो रो रही थी। वहीं ग्वेंडा की नाक से खून बह रहा था। अब ऐसा क्यों था ये सब एंड में रिवील होगा। आगे ये सीन क्रिस्टीन की चीखों के साथ इधर ही एंड हो जाता है और प्रेजेंट में चार्ल्स और ग्वेंडा की एंगेजमेंट सक्सेसफुली हो जाती है। वहीं एक पल के लिए आर्थर को दिखाया जाता है। आर्थर काफी घबराया हुआ था क्योंकि फिलिप उसके बारे में काफी कुछ जानता है। अगले दिन आर्थर फिर से चार्ल्स के घर जाता है और हेस्टर से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर माइकल आर्थर को देख लेता है और उसकी कोई बात न सुनते हुए उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर स्टेशन ले चलता है और ट्रेन के अंदर बिठाकर कहता है कि अगर तुम वापस इस जगह आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे वो ट्रेन आर्थर को लेकर निकल जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन में माइकल चार्ल्स को बताता है कि मैंने ऑथर को वापस भेज दिया है। चार्ल्स कहता है कि ये मेरे लिए काफी अच्छी खबर है। आगे ये सब डिनर करने लगती हैं और इधर फिलिप बार बार सबसे उस केस के बारे में बात कर रहा होता है। फिलिप कहता है कि मैंने ऑथर की पूरी स्टोरी सुनी है और मुझे लगता है कि ऑथर ने जो बताया उसमें पुलिस काफी इंटरेस्टेड होगी। हमें इस बारे में एटलीस्ट न्यूज़पेपर में खबर देनी चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? तो माइकल कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि काश तुम उस एक्सीडेंट से वापस नहीं लौटते। जरूर मैरी का दिमाग खराब हुआ होगा जो उसने तुमसे शादी की। तो इसे सुन मैरी गुस्से से उठकर चली जाती है, जिसके बाद माइकल भी वहाँ से निकल जाता है। उनके जाने के बाद ग्वेंडा सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है, पर फिलिप कहता है कि इस तरह से रिएक्ट करना बंद करो। सबको पता है कि तुमने चार्ल्स से शादी क्यों की है, तुम बस चार्ल्स का फायदा उठाना चाहती हो। तो ग्वेंडा साइलेंटली वहाँ से उठ जाती है और अब चार्ल्स फिलिप से कहता है कि समय के साथ तुम्हारा बिहेवियर और खराब होता जा रहा है और मैं जानता हूँ कि तुम हम सभी को डराकर मैरी की जायदाद का हिस्सा बढ़ाना चाहती हो ताकि उसे तुम इस्तेमाल कर सको। ऐसा बोलकर चार्ल्स भी वहाँ से चला जाता है और अब कमरे में टीना और फिलिप थे। फिलिप पूछता है कि तुम मर्डर के समय कहाँ थी? टीना कहती है कि मैं क्रिसमस के लिए प्रेजेंट पैक कर रही थी। तो फिलिप टीना के पास जाता है और उसका हाथ टच करते हुए कहता है कि तुम एक ब्लैक कैट की तरह हो, बिल्कुल साइलेंट और मिस्टीरियस, जिसमें कई सारे राज समाये हुए हैं। तो टीना भी वहाँ से उठकर चली जाती है। अब सीन आर्थर पर आता है जो उस ट्रेन पर था, पर तभी आर्थर को ऐसा लगता है कि जैसे वो जैक को जस्टिस दिला सकता है, इसलिए वो ट्रेन को रुकवाकर वापस उसी जगह जाने लगता है। आर्थर एक फोन बूथ के पास पहुंचता है और मिस्टर चार्ल्स को कॉल करके बताता है कि जैक इनोसेंट था, फिर भी उसे सजा हुई। वही रैचल का असली किलर अभी भी जिंदा है। अगर आपने मेरी इस केस में हेल्प नहीं की तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। ऐसा कहकर आर्थर कॉल रख देता है। ग्वेंडा कहती है क्या हमें इस आदमी को पुलिस से कहकर अरेस्ट करवा देना चाहिए? तो चार्ल्स इस बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि चार्ल्स जितना हो सके इस केस से पुलिस को दूर रखना चाहता था। दूसरी तरफ आर्थर के पास एक आदमी आता है। आर्थर सिर्फ उस आदमी की रिंग देख सकता था। वो आदमी कहता है कि जो भी आपने बताया, क्या आपको उस बात पर पूरा यकीन है? तो आर्थर कहता है हाँ, जैक इनोसेंट है और मैं इसका गवाह हूँ। तब वो आदमी कहता है कि मैं आपका आगे वेट कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो आदमी आगे चला जाता है, पर जैसे ही आर्थर रास्ते में चलने लगता है वैसे ही उसे वो आदमी उसके पीछे दिखता है। वो आदमी आर्थर को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ गाड़ी चढ़ाता है, पर इसे देख आर्थर कोने में छिप जाता है और वो कार रास्ते में टकरा जाती है, जिस कारण से उसका ड्राइवर भी मर जाता है। दूसरी तरफ फिलिप अपनी वाइफ से काफी रूडली बात कर रहा था। दरअसल कई बार लोगों का नेचर एक जगह पर रहते रहते काफी खराब हो जाता है और वो सब बुरी तरह से बात करने लगती हैं। ऐसा ही कुछ फिलिप के साथ हो रहा था। फिलिप की बात सुनकर मैरी वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर हेस्टर उस कमरे में आती है। फिलिप हेस्टर को हेल्प करने के बहाने अपने पास बुलाता है और उसे किस कर देता है, पर तभी मैरी उस कमरे में आकर ये सब देख लेती है। हेस्टर वहाँ से चली जाती है। वहीं फिलिप कहता है कि इस वाहियात फैमिली के साथ रहने का कुछ तो फायदा मिला। सीन हेस्टर पर आता है जिसे काफी घिन आ रही थी, लेकिन तभी सामने से आर्थर आकर हेस्टर से कहता है कि शायद तुम्हें मुझे पहले ही असलियत बता देनी चाहिए थी। असल में जिस रात मैं तुम्हारे भाई से मिला था उस वक्त मैं किसी की गाड़ी चुराकर भाग रहा था, पर तुम्हारे भाई यानी जैक को लिफ्ट देने के जस्ट बाद मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और पिछले 1.5 साल से मैं किसी रिसर्च के लिए आर्टिक नहीं गया था, बल्कि मैं एक पागल खाने में था। तो हेस्टर समझ जाती है कि आर्थर को जरूर उसके बिहेवियर की वजह से असाइलम भेजा गया होगा, क्योंकि आर्थर का बात करने का तरीका बाकियों से थोड़ा अजीब था। हेस्टर आर्थर को उसके घर ले चलती है। इसके बाद आर्थर चार्ल्स से मिलकर उसे रास्ते में हुई घटना के बारे में बताता है। तभी चार्ल्स कहता है कि आखिर तुम्हें मारने की कोशिश किसने की, तुम्हें उसका हुलिया पता है? तब आर्थर कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन उसने गोल्डन रिंग पहनी हुई थी, वो भी अलग शेप की थी। तो चार्ल्स को याद आता है और वो आर्थर से कहता है कि वो आदमी मेरा पुराना फ्रेंड बैले में होगा, हमें उसकी डेड बॉडी को वहाँ से हटाना चाहिए। तो आर्थर कहता है कि मैं इस केस के बारे में पुलिस को बता सकता हूँ, साथ ही में आपके एक दोस्त ने मुझे मारने की कोशिश की है। तो चार्ल्स कहता है कि इस बात को मेरी फैमिली में किसी को मत बताना, क्योंकि तुम मेरे बेटे माइकल को तो जानते ही होगे। माइकल अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता। मुझे लगा था कि बैले में मेरा दोस्त है, लेकिन वो चीफ इंस्पेक्टर था और उसी ने जैक की रिमांड लेते लेते उसको जेल के अंदर मार डाला था। पर जैक ने कुछ गलतियां भी की थी। अब मूवी 2 साल पीछे जाती है।
इधर एक पार्टी के दौरान हेस्टर पियानो प्ले कर रही थी, पर तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। जैक पूरी तरह से न्यूड था और वो जानबूझकर ऐसा होकर आया था। सभी मेहमान उसे ही देख रहे थे। जैक वहाँ से ऊपर के कमरे में चला जाता है और अब उसी रात के समय बेलेमी की वाइफ वॉशरूम जा रही थी। तभी जैक सीढ़ियों में उसे उकसाने लगता है और फिर जैक उसके पीछे पीछे वॉशरूम जाता है। अगले दिन हम चार्ल्स को देख पाती हैं जो रैचल के रूम में जाता है। इस बीच हमें पता चलता है कि ग्वेंडा 2 साल पहले चार्ल्स और रैचल की सेक्रेटरी थी। अब चार्ल्स रैचल के साथ बेलेमी और जैक के पास पहुंचता है। इधर बेलेमी इल्जाम लगा रहा था कि जैक ने उसकी वाइफ से कुछ पैसों की चोरी की है, तो रैचल इस बारे में जैक से पूछती है। जैक बताता है कि ये पैसे उसे बेलेमी की ही वाइफ ने दिए हैं। रैचल कहती है कि वो तुम्हें पैसे क्यों देगी। जैक कहता है क्योंकि हम दोनों इंटीमेट हुई थी और इसे छिपाने के लिए उसने मुझे पैसे दिए थे। तो इस पर बेलेमी चिल्लाने लगता है, पर जैक बेलेमी के साथ बदतमीजी करते हुए उसे किस कर लेता है, जिसके बाद बेलेमी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चार्ल्स बेलेमी को रोककर उसके पीछे जाता है। तब बेलेमी कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे जैक की हर एक हड्डी तोड़ दूंगा और इसीलिए बेलेमी ने जेल में जैक को मारकर ये बदला पूरा किया था। अब मूवी रात में शिफ्ट होती है और अब सभी डिनर कर रहे थे। इधर आर्थर को एक बात याद आती है और वो बोलता है कि जब मैं रात को गाड़ी चला रहा था तब बीच रास्ते में मैंने इस गाड़ी के पास एक ब्राउन कलर की कार देखी थी। अगर मैं सही हूँ तो वो कार जरूर खूनी की होगी और उस कार के ओनर का किसी तरह पता लग गया तो आपकी फैमिली का किलर पकड़ा जाएगा। इतना कहने के बाद आर्थर नहाने चला जाता है और इधर हमें आर्थर के फ्लैशबैक से रिवील होता है कि आर्थर एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हुआ करता था और उसने एक एटॉमिक बम बनाने में मदद की थी, जिस कारण कई लोग मारे गए थे और इसी का सदमा लगने पर आर्थर पागल हो गया था और इसलिए उसे 2 साल असाइलम में रखा गया था। आगे मैरी अपने हस्बैंड फिलिप के कमरे में जाती है, पर इधर फिलिप डरा हुआ था और उसके हाथ में एक डंबल था। फिलिप कहता है कि अगर जैक बेकसूर था तो इसका मतलब खूनी अब भी हमारे बीच है। तुम सभी में से कोई भी खूनी हो सकता है, बस मुझे छोड़कर, क्योंकि मर्डर के दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण मैं बेड से हिल भी नहीं सकता था। तो मैरी कहती है कि तुम्हें डरा हुआ देखकर मुझे अच्छा लग रहा है और इतना कहकर मैरी उस कमरे से चली जाती है। इसके बाद वह सारी सिबलिंग्स बाहर टहलने निकलती हैं और इधर ये सिबलिंग्स मिलकर रैचल के मर्डर के बारे में बात करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ फिलिप सोने से पहले आर्थर से बात करता है। फिलिप आर्थर को बताता है कि जरूर इस घर में अगला मर्डर मेरा होने वाला है और अजीब बात यह है कि मैंने अभी पुलिस को कॉल करने की कोशिश की थी पर चार्ल्स ने मुझे रोक दिया। तो आर्थर कहता है कि इसके पीछे हमारा एक विशेष कारण है, हम पुलिस को फिलहाल कुछ नहीं बता सकते और वैसे भी जब तुमने मुझे बयान देकर पैसे मांगने की बात की थी तब तुम ड्रंक थे, इसलिए मैंने घर में किसी को इस बारे में अभी तक नहीं बताया और अब इस वक्त भी तुम ड्रंक हो, इसलिए बेहतर रहेगा कि ये सब भूलकर तुम सो जाओ। ऐसा कहकर आर्थर फिलिप के कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं मूवी आधी रात में शिफ्ट होती है। इधर फिलिप को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है और इसीलिए फिलिप दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर तभी कोई वहां आ जाता है और फिलिप उसे देखकर कहता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि ये तुम ही थे। अगले दिन आर्थर और चार्ल्स एक दूसरे से बात कर रहे थे, पर आर्थर को ऐसा महसूस होता है जैसे बाथरूम का शावर बहुत टाइम से ऑन है। आगे जब ये दोनों देखने जाते हैं तो इन्हें बाथरूम के अंदर फिलिप की लाश मिलती है, जिसे देख ये दोनों शॉक रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन को दिखाया जाता है जो काफी घबराई हुई जंगल की तरफ जा रही थी। बीच रास्ते में क्रिस्टीन को वह सभी सिबलिंग्स रोक लेती हैं। ये सभी क्रिस्टीन को अपनी मॉम रैचल से भी ज्यादा पसंद करते थे और अब ये सभी एक एक करके वो बातें क्रिस्टीन को भी बताने लगती हैं जो इन्होंने कल रात डिस्कस की थी। और इसी के साथ इस मूवी का आखिरी फ्लैशबैक शुरू होता है। दरअसल 2 साल पहले माइकल कोरिया वॉर से वापस इंग्लैंड आया था और उसे स्टेशन से लेने जैक, हेस्टर और टीना आए थे। स्टेशन से निकलने के बाद ये चारों एक लेक के पास जाती हैं जहाँ पर माइकल शर्ट निकाल कर नहा रहा था और इसे देख टीना उससे अट्रैक्ट हो गई। फिर टीना भी उसी लेक के अंदर जाती है और इधर ये दोनों ही अट्रैक्ट होने लगती हैं। अगले दिन टीना अपनी मॉम रैचल से मिलती है। इधर टीना रैचल को खुद के और माइकल के रिश्ते के बारे में बताने आई थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। जाते टाइम टीना रैचल को हक करती है, लेकिन रैचल इसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती और टीना को उसके कमरे में जाने को कहती है। इसके बाद हमें हेस्टर का फ्लैशबैक देखने को मिलता है। रैचल हेस्टर के म्यूजिक को लेकर उसकी हमेशा बुराई किया करती थी, इसलिए हेस्टर एक लेटर लिखकर रात के समय अपने घर से भाग जाती है और बहुत टाइम तक नहीं लौटती। इसी बीच क्रिस्टीन हेस्टर से फोन पर बात करती है। दरअसल रैचल के बच्चे रैचल से ज्यादा क्रिस्टीन की इज्जत करते थे।
इधर क्रिस्टीन हेस्टर को वापस आने को कहती है, पर वैसे ही कॉल कट हो जाता है और अब रैचल कहती है कि वो वापस कभी नहीं आएगी, उसे ढूंढने की भी कोई जरूरत नहीं। फिर सीन क्रिसमस से कुछ दिनों पहले का आता है। इधर फ्लिप की बैकबोन एक्सीडेंट से टूट चुकी थी, इसलिए उसे स्ट्रेचर से ऊपर ले जाया जा रहा था। वहीं ऊपर जाते वक्त क्रिस्टीन सारे नए लेटर्स रैचल को पकड़ा देती है, पर जब रैचल उनमें से एक लेटर को देखती है तो वो लेटर हेस्टर ने क्रिस्टीन के लिए लिखा था। मतलब रैचल से छुपते हुए हेस्टर और क्रिस्टीन एक दूसरे से लेटर के जरिए बातें करती थी। इसमें हेस्टर ने लिखा था कि मैंने शहर में एक लड़की से शादी कर ली है और बहुत जल्द हम दोनों एक होने वाले हैं, आप हमसे यहाँ आकर मिल सकती हैं। ऐसा लिखकर उसमें हेस्टर के बॉयफ्रेंड का एड्रेस लिखा हुआ था। इसे देख अगले दिन ही रैचल उस एड्रेस में पहुँचती है। इधर उसे एक आदमी दिखता है। रैचल उस आदमी को $500 का चेक देकर हेस्टर को भूल जाने को कहती है, तो वो आदमी उस चेक को ले लेता है और शहर से बाहर चला जाता है। मतलब वो आदमी एक धोखेबाज किस्म का आदमी था। इसके बाद रैचल एक कॉफी बनाते टाइम उसमें बेहोशी की दवा मिला देती है और तभी वहाँ पर हेस्टर आ जाती है। रैचल बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड बाहर कुछ सामान लेने गया है, तब तक वे दोनों ब्रेकफास्ट कर सकती हैं। तो हेस्टर को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो ये सब नॉर्मल समझते हुए रैचल के सामने बैठ जाती है और रैचल उसे वो कॉफी ऑफर करती है और वो जैसे ही उस कॉफी को पीती है वैसे ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इसी हालत में रैचल हेस्टर को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ के डॉक्टर से हेस्टर का प्रेगनेंसी टेस्ट करने को कहती है और कहती है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो तुम्हें पता है कि उसका क्या करना है। अब कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ आता है और बताता है कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट थी और अब हमने उसका अबॉर्शन कर दिया है। आगे रैचल हेस्टर के साथ घर वापस जाती है और इधर रैचल रो रही थी। दरअसल रैचल ने हेस्टर का अबॉर्शन करवा दिया था क्योंकि जिस आदमी को हेस्टर पसंद किया करती थी वो उसे पैसों के लिए छोड़ गया था। अब रैचल रूम में जाकर एक फोटोग्राफ निकालकर देखने लगती है। ये फोटो रैचल को हेस्टर के बॉयफ्रेंड के घर से मिली थी और इस फोटो में हेस्टर और उसके बॉयफ्रेंड के साथ जैक भी था। मतलब जैक भी इन दोनों के रिलेशन के बारे में जानता था। रैचल जैक से इस बारे में पूछती है, पर जैक उल्टी सीधी बातें करने लगता है और रैचल वहाँ से निकलकर चार्ल्स के रूम में पहुँचती है, पर इधर चार्ल्स नहीं था और जमीन पर एक लेडी की अंडरगारमेंट फेंकी हुई थी। इसे देख रैचल नीचे बेसमेंट में जाती है और इधर एक कमरे से चार्ल्स और उसकी सेक्रेटरी ग्वांडा की आवाज आ रही थी। इसे सुन रैचल जल्दी से दरवाजा खोलती है और यहाँ सच में चार्ल्स ग्वांडा के साथ फिजिकल हो रहा था। इसे देख चार्ल्स डरकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं जैक तब से रेचल का पीछा कर रहा था, इसलिए जाते वक्त चार्ल्स को लगता है कि जरूर जैक ने ही रैचल को ये सब बताया है। दूसरी तरफ रैचल ग्वांडा पर बहुत गुस्सा करती है और उसे एक थप्पड़ मारती है, जिस कारण ग्वांडा की नाक से खून बहने लगता है। वहीं जैक वापस लौटते वक्त क्रिस्टीन को हेस्टर के साथ देखता है। क्रिस्टीन बताती है कि हेस्टर को थोड़ा फीवर है और ऐसा कहकर वो हेस्टर को ले जाती है। आगे हम रैचल को देख पाते हैं जो कि चार्ल्स की करतूत देखने के बाद उससे डिवोर्स मांगती है और कहती है कि इस डिवोर्स के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तुम एक पैनी के लिए भी मोहताज हो जाओगे। ऐसा कहकर रैचल उस कमरे से निकल जाती है, पर तभी रैचल को रास्ते में मैरी मिलती है और बताती है कि फिलिप को उसका कमरा सही नहीं लग रहा, क्या हम उसे कहीं और शिफ्ट कर सकती हैं? तो रैचल गंदे मूड के कारण इस छोटी सी बात पर भी इरिटेट हो जाती है। तब मैरी पूछती है कि अगर आप मुझसे परेशान रहती हो तो मुझे आप यहाँ लाई क्यों? तब रैचल बोलती है क्योंकि मैं उस वक्त काफी उदास थी, लेकिन तुम सब मेरी उदासी दूर नहीं कर पाए। ऐसा कहकर रैचल दूसरे कमरे में चली जाती है। इधर जैक रैचल के पीछे पीछे आता है और कहता है कि मैं आपको एक सरप्राइज बताना चाहता हूँ, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल माइकल और टीना एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैंने उन्हें एक साथ देखा है। जैक ये सब रैचल को और भी परेशान करने के लिए बता रहा था क्योंकि जैक थोड़ा पागल किस्म का था। जैक कहता है कि मेरी हरकतों से तंग आकर आपको मुझे उसी ऑर्फनेज में छोड़ने का ख्याल आता होगा जहाँ से आप मुझे लाई थी। तो रैचल कहती है कि तुम ऑर्फनेज से नहीं आए हो, असल में तुम्हारी मदर सालों से यहीं इसी घर में है, किचन के अंदर। दरअसल क्रिस्टीन ही तुम्हारी असली मॉम है। वो बचपन में जब यहाँ काम करती थी तभी उसे किसी ने प्रेग्नेंट कर दिया, पर मैंने क्रिस्टीन से कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो चाहे तो इस घर में और लंबे समय तक रह सकती है और तब तक क्रिस्टीन के बच्चे को वो अडॉप्ट कर लेगी। तो इसे सुन जैक हैरान होकर सीधा क्रिस्टीन से मिलने जाता है। वहीं दूसरी तरफ रैचल माइकल और टीना को एक साथ देख लेती है और कहती है कि माइकल इस गाड़ी को रोड में पार्क करो और टीना तुम मुझसे अकेले में आकर मिलो। अब सीन जैक और क्रिस्टीन पर आता है। जैक बगैर ये बताए कि उसे असलियत मालूम है, वो क्रिस्टीन से उस आदमी का नाम पूछता है जिससे उन्हें एक बच्चा हुआ था, पर इधर क्रिस्टीन साफ साफ उस आदमी का नाम नहीं बताती। फिर जैक वहाँ से किसी काम से बाहर चला जाता है
और जाने से पहले क्रिस्टीन को कहता है कि मैं यहाँ फिर से आऊंगा। दूसरी तरफ टीना रैचल से अकेले मिलती है। रैचल कंफर्म करना चाहती थी कि क्या टीना सच में माइकल से प्यार करती है, तो टीना हाँ कर देती है। इसे सुन रैचल को सदमा लगता है और वो गुस्से में टीना पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि शायद रैचल एक तरह से उसका भाई लगता था, या फिर शायद उस टाइम रेसिज्म बहुत ज्यादा था। इधर रैचल टीना को भद्दी औरत बुलाती है और इसके बाद टीना माइकल के पास पहुंचती है और कहती है कि हम दोनों साथ में बहुत बेकार लगती हैं, हमारा रिश्ता बस यहीं तक था। ऐसा कहकर टीना भाग जाती है और इसके पैरेलल में आर्थर जैक को सिटी तक लिफ्ट देता है। तब उतरते वक्त जैक उससे टाइम पूछता है। आर्थर बताता है कि इस वक्त लगभग 9 बज रहे हैं। जैक को छोड़ने के बाद आर्थर रास्ते में एक रेड कार को देखता है। दरअसल आर्थर डिनर के दौरान इसी कार के बारे में डिस्कस कर रहा था, लेकिन फॉग होने की वजह से उसे कार का कलर ब्राउन दिख रहा था। असल में इस कार के अंदर माइकल था, जो टीना के जाने के बाद गाड़ी पार्क करके रास्ते में स्मोकिंग कर रहा था। अब प्रेजेंट में क्रिस्टीन कमरे में जाती है और आर्थर से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे गलती हुई है और खूनी जैक ही था, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स मर्डर वेपन में मिले थे। तो आर्थर कहता है कि मेरे पास आपको दिखाने के लिए वैसी ही एक चीज है। आगे आर्थर क्रिस्टीन को फिलिप की डेड बॉडी दिखाता है। इसका मतलब किलर अब भी जिंदा है और उन्हीं में से कोई एक है। इसे देखने के बाद क्रिस्टीन मैरी के पास जाकर ये सारी बातें बताती है और ये सुनकर मैरी बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। इसके बाद हम क्रिस्टीन को अकेले में चार्ल्स के कमरे में जाता देख पाती हैं। क्रिस्टीन चार्ल्स के डेस्क के ऊपर एक स्टैचू देखती है और इस स्टैचू के नीचे क्रैक पड़ा हुआ था, साथ ही में इसमें रैचल का ब्लड था। अब इसी के साथ असली किलर रिवील होता है और असल में रैचल को मारने वाला हत्यारा चार्ल्स ही था। चार्ल्स ने ही रैचल को उसी स्टैचू से मारा था और आखिरी बार क्रिस्टीन रैचल के कमरे में गई थी, तब रैचल धीरे धीरे मर रही थी और फिर अचानक से रैचल मर जाती है। इसे देखकर क्रिस्टीन जोर जोर से चिल्लाने लगती है और शोर सुनकर ग्वेंडा बेसमेंट से बाहर आती है। वहीं हेस्टर का अबॉर्शन हुआ था, इसलिए उसके कपड़ों पर ब्लड था और फिर घर के सभी मेंबर्स इस मर्डर से डर गए थे। चार्ल्स क्रिस्टीन को शांत करके सभी को इस तरह से बिहेव करने को कहता है जैसे कि सभी अपने अपने कमरे में बिजी थे और रैचल से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। जांच के वक्त चार्ल्स चुपके से चीफ इंस्पेक्टर बेलेमी से कहता है कि ये मर्डर जरूर जैक ने किया होगा। इसे सुन बेलेमी को अपना बदला याद आ जाता है और अगले दिन जैक के जो फिंगरप्रिंट जांच के लिए निकाले गए थे उसे बेलेमी ने जानबूझकर उस विस्की कंटेनर में छिपा दिया था और इसी तरह से जैक को फंसाया गया था। फ्लैशबैक में चार्ल्स जैक को जेल में बताता है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट मैच हो गए हैं, तुम ही किलर हो। तो जैक कहता है कि मुझे बस कोर्ट में अपने फर्स्ट ट्रायल का इंतजार है डैडी। इसे सुन चार्ल्स शॉक रह जाता है। जैक कहता है कि मुझे रैचल ने सब कुछ बता दिया था, आपने एक 15 साल की छोटी बच्ची के साथ फिजिकल बॉन्डिंग रखी थी और इसलिए मैं आज ऐसा हूँ, पर मैं आपके लिए जेल से वापस लौटूंगा। ऐसा कहकर जैक चला जाता है। वहीं दिखाया जाता है कि चार्ल्स के कहने पर ही बेलेमी ने जैक की रिमांड के समय जैक को जान से मार डाला था, क्योंकि अगर जैक बाहर निकलता तो वो चार्ल्स की इज्जत को खाक कर देता और चार्ल्स के सारे राज खुल जाते। इस मर्डर के बाद क्रिस्टीन को बहुत बड़ा सदमा लग गया था और वो इस बारे में किसी को ना बताने का फैसला करती है। अब मूवी प्रेजेंट में आती है और इधर आर्थर चार्ल्स के साथ एक कमरे में था, पर बाहर खिड़की से सिबलिंग्स आर्थर को बाहर निकलने का इशारा कर रही थी, क्योंकि उन्हें चार्ल्स की असलियत पता चल गई थी, जो उन्हें कमरे में आने से पहले खुद क्रिस्टीन ने बता दी थी। पर तभी इतने में ही चार्ल्स अपने घर का दरवाजा खोलता है और अंदर असाइलम वाले आ जाते हैं। चार्ल्स ने ही इन्हें यहाँ बुलाया था ताकि आर्थर वापस पागल खाने चला जाए और वह लोग आर्थर को जबरदस्ती उठाकर ले जाती हैं। इसके बाद चार्ल्स अपने बच्चों को बताता है कि वो एक पागल आदमी था और उसके पास जैक के बारे में बताने लायक कुछ नहीं था, पर मुझे मैरी को अकेले में कुछ बताना है। तो मैरी कहती है कि तुम मुझे ये बताओगे कि फिलिप की मौत उन दवाइयों के ओवरडोज से हुई थी जो वो लेता था। तो चार्ल्स कहता है हाँ। तब माइकल बोलता है कि आखिर जैक की मौत किस कारण से हुई। चार्ल्स कहता है कि उसे उसी जेल के एक कैदी ने जेल में लड़ाई के दौरान मार डाला था। तो टीना कहती है कि उस दूसरे कैदी का आज तक पता क्यों नहीं चला। चार्ल्स बोलता है कि मुझे नहीं पता। मैरी कहती है क्या उसे किसी ने ढूंढने की कोशिश की। तो चार्ल्स कहता है हाँ। फिर माइकल बोलता है कि उन दोनों को लड़ते हुए जेल में किसी ने तो देखा होगा। तब चार्ल्स डरते हुए कहता है कि तुम सभी मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो। तब क्रिस्टीन बोलती है कि जैक मेरा बेटा था और मैंने अपने कानों से साफ साफ सुना था कि उस आदमी ने मेरे बेटे के बारे में क्या कहा था। वो उसकी हर एक हड्डी तोड़ देगा जब तक उसकी जान न निकल जाए। ये सब मुझे आज भी सुनाई देता है। तो चार्ल्स क्रिस्टीन से कहता है कि अच्छा, तो तुमने ही इन सभी को भड़काया है। अब से तुम सभी इस घर से बाहर हो जाओ। ऐसा कहकर चार्ल्स उस असाइलम की बस
को जाता हुआ देखता है और बस के जाने के बाद चार्ल्स अंदर आता है। वैसे ही क्रिस्टीन गेट लॉक कर देती है और सभी चार्ल्स की तरफ देखने लगती हैं, जिसके साथ सीन इधर ही एंड हो जाता है। और अगले सीन में ये सभी चार्ल्स का फ्यूनरल मनाते हुए दिखाई देती हैं, जिसमें एक ग्वेंडा ही सबसे ज्यादा दुखी लग रही थी। इसके बाद ये सब आर्थर के असाइलम जाकर उससे मिलती हैं। वहीं पोस्ट क्रेडिट में दिखाया जाता है कि क्रिस्टीन ने चार्ल्स को एक पॉइजन गैस वाले रूम में लॉक करके मार डाला था और इसी तरह क्रिस्टीन ने फाइनली चार्ल्स से जैक का बदला ले लिया था। वहीं फिलिप का मर्डर चार्ल्स ने किया था, क्योंकि फिलिप भी रैचल के मर्डर केस को जितना हो सके उतना बाहर लाना चाहता था, इसी होप से कि मजबूर होकर चार्ल्स उसे जायदाद में सबसे बड़ा हिस्सा दे देगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये मिनी सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको और भी ऐसी मिनी सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन न दबाने से आपको हमारी नोटिफिकेशन नहीं जाती है, जिससे हमारी रीच भी कम हो जाती है। तो होप है कि आप मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मानेंगे और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो सच में पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।